नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सोना चांदी आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे क्योंकि अच्छी खासी मुनाफा वसूली वहां पर देखने को मिली है। अगर ओवरनाइट बाजार की बात की जाए तो चांदी में 4% की गिरावट थी और सोने में 2% की गिरावट थी। चार्ट्स आपको बताएंगे कि किस तरह की मूवमेंट यहां पर फिलहाल देखने को मिली है। तो फिर से 1% की गिरावट यहां पर सोने में अब भी जारी है और चांदी में जिस तरह का दबाव है वो और गहराता हुआ नजर आया है। तो 2,60,000 का ऑल टाइम हाई छूने के बाद 2,43,000 के लेवल्स फिलहाल यहां पर स्क्रीन में। कल रात की 4% की गिरावट के बाद 3% की मुनाफा वसूली फिलहाल यहां पर स्क्रीन पे। वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के हाल हैं जहां पर हमने इसी हफ्ते जनवरी में ही $84 एन आउंस का ऑल टाइम हाई बनता हुआ देखा और वहां से 76 आपकी स्क्रीन पे, यानी कि अच्छी खासी मुनाफा वसूली सोने और चांदी दोनों में देखने को मिली है। सिर्फ यही नहीं, मुनाफा वसूली यहां पर प्लैटिनम, पैलेडियम, कॉपर, एल्यूमिनियम सभी मेटल्स में बनती हुई नजर आई है। अगर आपको एक एक करके वो दिखाएं तो ओवरनाइट 3.5% की मुनाफा वसूली यहां पर कॉपर में देखने को मिली। कॉपर फिलहाल भी यहां पर मुनाफा वसूली के साथ कारोबार कर रहा है। वही हाल हमने काफी हद तक प्लैटिनम पैलेडियम में आता हुआ देखा, जहां से 3 से 5% की गिरावट इन दोनों में भी बनते हुए देखी। एल्यूमिनियम 3 साल का हाई छूने के बाद कुछ मुनाफा वसूली दिखाता हुआ नजर आया है और इन सब का एक ही रीजन है और वो ये कि फाइनली इस साल का जो एनुअल प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। हमने जो फंड एलोकेशंस हैं, जो वेटेजेस हैं इंडेक्स को, वो यहां पर रीअलाइन होते हुए देखे हैं और जिस तरह से आउट परफॉर्मेंस यहां पर सोने, चांदी, कॉपर में पिछले साल देखने को मिली है, उसके बाद इनकी जो वेटेज है इंडेक्स में वो बढ़ गई है और कुछ मुनाफा वसूली, कुछ बिकवाली आने वाले 5-6 दिन में देखने को मिल सकती है। अगर हम ब्लूमबर्ग इंडेक्स की बात करें तो 9 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में वो अपना इंडेक्स यहां पर रीअलाइन करेंगे और इस बीच वॉलेटिलिटी के साथ साथ मुनाफा वसूली यहां पर लगातार बनती रहेगी। पर इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अब जुड़े हैं अजय केडिया एडवाइजरी से। अजय नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले अलाइनमेंट पे ही समझना चाहेंगे और जिस तरह की मुनाफा वसूली यहां पर देखने को मिली है, कैसे आप रीड कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस मांगते हैं कि यहां से $5 बिलियन की सेलिंग सोने में और चांदी में दोनों में ही इंडिविजुअली देखने को मिल पाएगी। नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि 2025 एक यादगार साल रहा है और कमोडिटी जिन्होंने भी पोर्टफोलियो में मिस कर दिए थे उनके लिए काफी बड़ा नाइटमेयर था। बट काफी लोगों ने पोर्टफोलियो में हमने देखा बुलियंस का एलोकेशन था और उसी के चलते हमने देखा ईटीपी के अंदर एक रिसेंट रिपोर्ट में देख भी रहा था, चांदी के अंदर कम से कम 200 मिलियन आउंस का ईटीपी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हुए थे, जो दर्शाता है कि यस, सभी पोर्टफोलियोज में इस बार हमने कमोडिटीज का एक मैजिक होते हुए देखा। बट 2026 काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज एक बड़ी रैली के बाद कहीं ना कहीं ये स्टैग्नेंसी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये एक साइकिल होती है और इसमें हम देखते हैं कि इतने बड़ी रैली के बाद एक टाइम करेक्शन दिखता है, क्योंकि जितने भी फैक्टर्स थे अब कहीं ना कहीं वो मैच्योर्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यस, जैसे हम उम्मीद कर रहे थे कि जैसे ही 5 तारीख को सोमवार से मार्केट ओपन अप होंगे तो पोर्टफोलियो रीएलोकेशंस में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वेटेज मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे और एग्जैक्टली जो आपने नंबर्स बताए हैं वो हो सकता है कि यहाँ पे हम एलोकेट होते हुए दिखेंगे। तो आई थिंक थोड़ा सा कंसर्न ये है कि ये एलोकेशन में कौन से असेट क्लास में अब मूव करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द असेट क्लास अभी भी देखते हैं कि उसमें कोई अट्रैक्टिव बेट नहीं दिखाई दे रहा है। बट एटलीस्ट ये श्योर है कि जो वेटेज हमने 2024-25 में देखे थे वहां पे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, खास करके बुलियन में। हालांकि बेस मेटल में कल एक रिपोर्ट भी मैंने आपको शेयर की थी कि करीबन लोअर, अगर 2025 के लो से हम देखते हैं तो चांदी तो डेफिनेटली डबल होते हुए दिखी है, बट बेस मेटल में भी हमने जो वेरी शॉर्ट पीरियड में जो बड़ा जंप देखा है, यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा समय लग सकता है। तो यस, एक छोटा प्रॉफिट बुकिंग, हम हेल्दी करेक्शंस हम बोल सकते हैं, इसमें आता हुआ दिखाई देगा। जैसे से एलोकेशंस की क्लैरिटी आएगी वो ज्यादा आगे की रणनीति बनाने में मदद करेगी। बट टाइमिंग यस, बुलियन में तो एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर कोई बड़ा इवेंट वेनेजुला जैसा या और कोई इवेंट नहीं होता है, ईरान के ऊपर भी कुछ कंसर्न्स दिखाई दे रहे हैं, अगर वैसा कुछ इवेंट नहीं होता है तो डेफिनेटली एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग पे ये जो पुल बैक आ रहा है ये तब्दील होता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर ये सब कुछ नहीं होता है और एक करेक्शन यहाँ पर जारी रहती है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडेक्स रीअलाइनिंग तो यहाँ पर बन ही रही है, कितनी मुनाफा वसूली और कहां तक एक गिरावट बनता हुआ देखेंगे फिर आप? देखिए 2025 में 2 ऐसे इवेंट हुए थे जहां पे हमने एक बड़े करेक्शंस देखे थे, जहां पे हमने अप्रैल मई में देखा था गोल्ड में करीबन 8% का था, अक्टूबर में करीबन हमने 13% का फॉल गोल्ड में ही देखा था, इनफैक्ट चांदी 18%। मुझे लगता है कि कम से कम अगर हम गोल्ड की बात करें तो यहाँ से मेरे को 18 to 20% का एक करेक्शन लगता है।
क्रॉस फिंगर अगर कोई बड़ा नया कोई जियोपॉलिटिकल अपडेट्स नहीं आता है। हालांकि डॉलर इंडेक्स में जो एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, ये व्यू को थोड़ा सा और सीमेंटेड करता है। वहीं अगर चांदी की वॉलिटिलिटी हमने ऑलरेडी देखी है, तो आई थिंक चांदी में आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट एक करेक्टिव डीप ऑफ एटलीस्ट 28 to 30% तक का भी अगर करेक्शन आता है, विच वुड फेच फेयर प्राइसिंग फॉर सिल्वर। देखिए लॉन्ग टर्म स्टोरी जो ईवीज है ये सब कंटिन्यू चलेगी, बट जो एक फोमो बना हुआ है लास्ट क्वार्टर का, वहां पे थोड़ा सा एक सेटलमेंट आना बहुत जरूरी है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 28-30% इन सिल्वर एंड 18 to 20% इन गोल्ड। 18 से 20% सोना और 30% तक में चांदी में यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल सकती है। और इसका मेजर रीजन ऑफ कोर्स एक तो प्रॉफिट टेकिंग ही है, जिस तरह की तेजी हमने लगातार यहाँ पर प्राइसेस में आते हुए देखी, और दूसरा ये भी है कि जिस तरह से इंडेक्स रीअलाइनिंग हम यहाँ पर होता हुआ देखेंगे तो फंड एलोकेशंस यहाँ पर आएंगे। और अजय यूजुअली ऐसा देखने को मिलता है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेजी हो जाती है वहाँ से फंड्स उसको बेचते हैं, और जो अंडर परफॉर्मर्स हैं वहाँ पर हम खरीदारी आता हुआ देखते हैं। तो जस्ट गोइंग बाय दैट लॉजिक भी अगर हम आगे यहाँ पर जाएं तो आपको लगता है कि पैसा यहाँ पर एनर्जी में, एग्री में फ्लो होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये अंडर परफॉर्मर्स थे 2025 के। देखिए मुझे लगता है कि देखो एनर्जी में तो टाइमिंग नहीं लग रहा, बिकॉज रिसेंट जो रिपोर्ट्स भी आई है, वी आर वेरी मच ओवर सप्लाइड। वेनेजुला के बाद ऐसा लग रहा था कि जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगा, बट आई फियर कि अगर ये $60 के नीचे अगर ब्रांड देता है तो टेक्निकल काउंट पे मुझे लगता है कि नीचे में $54-55 तक दिखता, तो वहां पे तो एलोकेशन नहीं दिखाई दे रहा। बेस मेटल में हमने पिछले 1-1.5 महीने में जो जंप आते हुए देखा, तो आई थिंक के कॉशियसली रहेगा, क्योंकि सामने लूनार न्यू ईयर भी है, और लेट्स सी के यूएस और चाइना के रिलेशंस कैसे मूव होंगे, तो थोड़ा सा कॉशियस है। बट यस, आई एम बुलिश ऑन बेस मेटल प्राइसेस फॉर 2026। वहां पे एलोकेशन जरूर आएंगे। सोने चांदी में भी ऐसा नहीं है कि कोई लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्टोरी चेंज हो चुकी है, बिकॉज चाइना जिस ढंग से चाइनीज सेंट्रल बैंक ऐड कर रहा है, ये अभी भी सीनरी है। बट जस्ट जो 20-30% का हम जो करेक्शन बोल रहे हैं, एक हेल्दी करेक्शन बोल सकते हैं, उसके बाद फंडामेंटल क्या चेंज होते हैं। बट यस, बेस मेटल में मुझे लगता है एलोकेशन बढ़ना चाहिए, और एनर्जी में तो टाइमिंग नहीं लग रहा है मुझे कि उसमें इमीडिएटली कोई एलोकेशंस आए, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है डिमांड के मुकाबले। वेल एब्सोल्युटली। आई गेट योर पॉइंट अजय, जब आप यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स ये रीअलाइनिंग है, कुछ मुनाफा वसूली है, स्ट्रक्चरली यहाँ पर फंडामेंटल्स में कुछ नहीं चेंज हुआ और डिप्स पे खरीदारी यहाँ पर वापस लौट सकती है। दैट पॉइंट इज वेल टेकन। एग्री की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अब आपकी क्या सेंस है, क्योंकि आप लगातार कहते रहे हैं कि गुआर पे नजर होनी चाहिए, मसाले यहाँ पर तेजी दिखा सकते हैं, कुछ बहुत सपोर्ट हमने इंटरनेशनल कमोडिटीज में भी यहाँ पर आता हुआ देखा है। बट फ्रेंकली जैसे मैं सुपर साइकिल की जब भी बात कर रहा हूँ, तो वी हैव मूव फ्रॉम एनर्जी टू प्रीशियस मेटल देन बेस मेटल, और एग्री डेफिनेटली आई वुड बी बैटिंग 2026, बिकॉज यहाँ पे मुझे लगता है एक काफी कमोडिटी के जो स्टॉक टू यूज रेशियो है, बहुत ही 3-3, 4-4 साल के लो पे आ चुके हैं। इनफैक्ट आई वाज सरप्राइज टू सी सोयाबीन भी डोमेस्टिक मार्केट में हम देखे तो स्टॉक टू यूज रेशियो 5 साल के लो पे दिखाई दे रहा है। हल्दी में तो ऑलरेडी हमने देखा 12,000 से प्राइजेस 18,000 तक हो चुका है। थोड़ा बहुत करेक्टिव जरूर है, क्योंकि एग्री के अंदर अब तक क्या हुआ है मनीषा जी, पिछले 3-4 साल से जो पैसे का जो फ्लो है वो इतना ज्यादा मूव आउट नहीं हुआ। तो अब धीरे धीरे जैसे से बेल आउट हो रहा है, मतलब एक कमोडिटी बढ़ती है तो वहां पे जो पिछली पोजीशन अटकी हुई वो निकल रही है, तो फ्रेश मोमेंटम आ रहा है। तो आई एम स्टिल बुलिश ऑन स्पाइसेस, जहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस अभी भी धनिया रहेगा, सेकंड हल्दी है, जीरे में हमारे पास स्टॉक काफी अच्छा है, बट वो भी इसके मूव आउट करेगा। गवार सिम्स टू बी ए ग्रीन गोल्ड, और मैं काफी टाइम से बोल भी रहा था, मौका नहीं मिला। एक ही महीने में हमने 26% की तेजी देखी है, बट आई थिंक कि गवार में एटलीस्ट फ्रॉम करंट लेवल से भी अगर मूवमेंट देखे तो आई एम एक्सपेक्टिंग लेवल लाइक 7,500, 8,000 बैर मिनिमम फॉर गवार सीड। जिस ढंग से गवार सीड रेशियो में पॉजिटिवनेस दिखा रहा है, इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और बाकी भी कमोडिटीज के अंदर हम देख सकते हैं, जैसे कॉटन सीड ऑयल के, कॉटन कुड बी ए वाइट गोल्ड अगेन, बिकॉज डोमेस्टिक मार्केट में हमने जो प्रोडक्शन है वो 300 लाख बेल गठान से नीचे आता हुआ देख रहे हैं। तो चीजें एग्री के साइड मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा, बट दैट टू नॉन असेंशियल कमोडिटीज। जो नॉन असेंशियल कमोडिटी वहां पे मुझे लग रहा है कि पैसा भी बनेगा, और टाइटनिंग भी काफी ज्यादा है बैलेंस शीट्स में। ऑलराइट अजय, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो वो ऑफ कोर्स इंटरनेशनल कमोडिटीज में हो रहा है, जहां पर रीअलाइनिंग है और सीधा असर हमने यहां पर प्राइसेस में आता हुआ देखा है, अच्छी खासी गिरावट है। और जैसे अजय हमें बता रहे हैं कि अगला साल यानी कि ये वाला साल यहां पर एग्रीकल्चर के लिहाज से हो सकता है, तो हमने दालों की शुरुआत यहां पर ऑन द पॉजिटिव साइड फिर से बनते हुए देखी है। हमारे साथ अब यहां पर श्याम नरसारिया जुड़ चुके हैं। श्याम नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए।
और सबसे पहले तो आपसे ओवरऑल ग्लोबल सेंस यहाँ पर लेना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कैसे ये वाला साल ओवरऑल पल्सेस के लिए ग्लोबल मार्केट्स के तौर पर रह सकता है? नमस्कार मनीषा। जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि ये साल गत 2-3 साल बहुत ही डिप्रेसिंग रहे हैं पल्सेस के लिए और सारी कमोडिटीज लगभग लो बना चुकी है। 2025 बहुत ही स्ट्रगलिंग था, मतलब इंपोर्टर्स के लिए, मिलर्स के लिए, फार्मर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि सारी कमोडिटीज, लगभग सारी कमोडिटीज, एग्री कमोडिटीज अपने ऑल टाइम लो पर थी। बट 2026 ऐसा नहीं है। 2026 मुझे काफी अपॉर्चुनिटी दिखता है, क्योंकि अब मार्केट स्टेबलाइज हो चुका है, अपने लोअर लेवल पर आ चुका है। अब यहाँ से हर आइटम की डिमांड रहनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में जो प्रोडक्शन है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि आगे सभी चीज में डिमांड अच्छी रहेगी और अपने बॉटम से 15 से 20% ऊपर चलेगी। लास्ट वीक में भी आप देखिए मार्केट 5% लगभग सारे कमोडिटीज में जंप लिया है। चना में, उड़द में, तुअर में, मसूर में, मटर में भी जंप है। तो 2026 काफी पॉजिटिव हूं मैं, काफी ऑप्टिमिस्टिक हूं। श्याम, अब हम बात यहाँ पर म्यांमार की कर लेते हैं और जो डेटा आपने हमारे साथ शेयर किया है वो दिखाता है कि अगर हम 2022, 23, 24 देखें तो लगातार हमने यहाँ पर दालों का एक्सपोर्ट म्यांमार से इंडिया बढ़ते हुए देखा। 25 में एक गिरावट है, 26 में आपको क्या लगता है? बिल्कुल मनीषा, पिछले 3 सालों में उड़द में, खासकर मैं उड़द की बात कर रहा हूँ, उड़द में कंसिस्टेंट ग्रोथ है। हर साल 5 से 10% का ग्रोथ है, लेकिन 2025 में उड़द के एक्सपोर्ट में सही है 5% की गिरावट है। लेकिन वो गिरावट का कारण इंडिया की मार्केट है। उसके बावजूद भी हमें सराहना करनी चाहिए कि जब सारे कमोडिटीज लो पर थे, उसके बावजूद उड़द ने एक कंसिस्टेंट एक स्टेबिलिटी दिखाई और अच्छा एक्सपोर्ट हुआ। लगभग 95% कंपेयर टू 2024 एक्सपोर्ट हुआ। जबकि आप तुअर में देखें तो तुअर में हर साल 10 से 15% की ग्रोथ हो रही है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है। 2026 में मैं देखता हूं कि हर कमोडिटी, जैसा मैंने पहले भी बताया कि इंडिया में शॉर्टेज है, उड़द की काफी शॉर्टेज है। इंडिया में साल में उड़द की खपत करीब करीब 28 लाख टन है और इस बार इंडिया में प्रोडक्शन 12 से 15 लाख टन ही रहने की उम्मीद है। तो इसकी आपूर्ति ब्राजील और म्यांमार मिलकर करता है। ब्राजील की जो क्वांटिटी है पिछले साल 2 लाख टन के करीब आई थी। म्यांमार की क्वांटिटी करीब 7 लाख टन आई थी। तो मुझे लगता है ये साल 2026 में म्यांमार से भी एक्सपोर्ट बढ़ेगा। यहाँ भी प्रोडक्शन अच्छा है, कैरी फॉरवर्ड भी है। तो म्यांमार से हम 10 लाख टन का उड़द का एक्सपोर्ट उम्मीद कर सकते हैं। तुअर की बात करें तो तुअर भी इंडिया में इस बार प्रोडक्शन काफी कम है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में तुअर का कंजम्पशन 45 लाख टन है, बट डिपेंड्स ऑन प्राइस। अगर प्राइस बहुत ज्यादा है तो खपत कुछ कम होती है, लेकिन अगर आमतौर पर देखें तो 45 लाख टन की खपत है, जो कि गवर्नमेंट की जो एस्टिमेट है 35 लाख टन की, उसे मतलब ट्रेड काफी कम आंक रहा है। इसे 30 लाख टन के लगभग आंक रहा है, तो 15 लाख टन की शॉर्टेज है और 15 लाख टन की आपूर्ति म्यांमार और अफ्रीका मिलकर करते हैं। लास्ट ईयर अफ्रीका ने प्रिडिक्ट किया कि 12 से 13 लाख टन की तुअर की प्रोडक्शन होगी, एक्सपोर्ट होगी, लेकिन वो देखने को नहीं मिला। 7 से 8 लाख टन में ही ये सीमित रह गया। अब ये साल बर्मा की जो प्रोडक्शन है वो करीब करीब 4 लाख टन है, जो कि काफी अच्छा है और उम्मीद करता हूं कि 4 लाख टन पूरे इंडिया जाएगी, जो इंडिया में जो शॉर्टेज है उसको पूरा करेगी। अब अगस्त में देखना है कि अफ्रीका का प्रोडक्शन कैसा और कैसा आता है। ओवरऑल 2026 बर्मा की बात करें तो उड़द और तुअर दोनों ही के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा और इंडिया से डिमांड रेगुलर बनी रहेगी। श्याम, एक और चीज़ जो आपने हमसे शेयर करी वो है जो सेंट्रल बैंक ऑफ म्यांमार की तरफ से हमने वो करेंसी पेमेंट के ऊपर आता हुआ देखा है। क्या इसका एट ऑल कोई इम्पैक्ट आप आता हुआ देखते हैं एक्सपोर्ट्स पे या फिर प्राइसिंग पे? ये एक्चुअली सेंट्रल बैंक का एक नया नोटिफिकेशन आया है यहाँ पर, सेंट्रल बैंक ऑफ म्यांमार का, जो कि बहुत पॉजिटिव है। पॉजिटिव फॉर फार्मर्स कि उनको ज्यादा कीमत मिलेगी, पॉजिटिव फॉर एक्सपोर्टर्स फ्रॉम म्यांमार क्योंकि उनको अपने एक्सपोर्ट के जो डॉलर आते हैं उसकी अच्छी कीमत मिलेगी, और पॉजिटिव फॉर इंडियन कंज्यूमर्स कि उनको अब थोड़े बेटर रेट में, थोड़े पहले से अच्छे रेट में दलहन मिलेंगे। तो ये एक्चुअली ये चेंजेस है। पहले जैसे डॉलर जो बर्मा में आता था एक्सपोर्टर के पास, उसमें से 25% उनको सेंट्रल बैंक को एक निर्धारित रेट पर देना पड़ता था।
अब वो 25% नहीं देना होगा, उनको 15% देना पड़ेगा, जिसका नेट इफेक्ट 5%, 4 to 5% के बीच में पड़ता है। तो सीधे तौर पे मान सकते हैं कि 4.5 से 5% का चेंजेस आया है इसमें, जो कि एक पॉजिटिव है, गवर्नमेंट के साइड से भी पॉजिटिव है और एक्सपोर्ट फैटर्निटी के हिसाब से भी पॉजिटिव है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। तो आप कह रहे हैं 4.5 से 5% का इजाफा यहाँ पर ओवरऑल प्राइसिंग में एज एन इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है अक्रॉस स्टेक होल्डर्स, चाहे वो किसान हैं, एक्सपोर्टर्स हैं या फिर इंडियन कंज्यूमर्स हैं। एक फाइनल चीज़ यहाँ पर श्याम, ओवरऑल आगे जाता हुआ 2026 आप कैसा देखते हैं? क्योंकि इंडिया में माना जा रहा है कि इस बार मानसून बिलो नॉर्मल रह सकता है। बाकी कंट्रीज में ऑफकोर्स हमने यहाँ पर ग्रोथ अच्छी खासी आते हुए देखी है। म्यांमार एज एन इंडियन पार्टनर, स्पेशली एक समय पे जहाँ पर अफ्रीका बढ़ रहा है, ब्राजील की तरफ से बढ़त देखने को मिली है, कनाडा ऑफकोर्स यहाँ पर मार्केट में ऑलरेडी है। देखिए, म्यांमार का एक एडवांटेज तो हमेशा रहेगा, प्रॉक्सिमिटी टू इंडिया। आज म्यांमार से इंडिया अगर शिप करे तो 3 दिन में किसी भी ईस्टर्न पोर्ट में, जैसे कलकत्ता है, चेन्नई है, वाइजैक है, कार्गो पहुंच सकते हैं। तो ये एडवांटेज तो म्यांमार का रहेगा। इट इज ऑलमोस्ट जैसे इंडिया ही है। 3 दिन में कार्गो पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है और बहुत एडवांटेज भी है ट्रेड के लिए। इंडिया के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो प्राइस स्टेबल कर सकते हैं। जब भी डिमांड बढ़ती है तो तुरंत म्यांमार से क्वांटिटी बढ़ाकर मंगा सकते हैं और प्राइस स्टेबल कर सकते हैं। तो 2026 म्यांमार के व्यू से मैं यही देखूंगा कि म्यांमार पिछले 40 वर्षों से एक रिलायबल और अच्छा सप्लायर रहा है इंडिया का, दलहन का, और ये साल भी बहुत क्रूशियल होगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि पिछले 3 सालों से ओजीएल, ओपन जनरल लाइसेंस पॉलिसी इंडिया ने मेंटेन किया हुआ है, जिससे हम म्यांमार से लगातार, आप देखें, दालों की एक्सपोर्ट बढ़ रही है। उम्मीद करता हूं कि 2026-27 में भी गवर्नमेंट ये पॉलिसी मेंटेन करेगी और इंडिया के जो प्रोडक्शन नंबर्स आ रहे हैं उसको देख के तो बिल्कुल लगता है कि मेंटेन करेगी और ये दलहन ट्रेड के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इंडिया के लिए भी, कि उनको एक स्टेबिलिटी मिलेगी परचेज प्राइस में, और म्यांमार के लिए भी कि इनकी जो प्रोडक्शन बढ़ रही है हर साल, वो भी पूरा एक्सपोर्ट हो सकेगा। तो काफी सारे पॉजिटिव्स हैं 2026 में यहाँ पर आके, चाहे वो डिमांड को लेकर है, एक्सपोर्ट नंबर्स को लेकर है, और जिस तरह का लेटेस्ट यहाँ पर हमने नोटिफिकेशन म्यांमार गवर्नमेंट की तरफ से आता हुआ भी देखा है। श्याम, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत डिटेल में वो हमें समझाने के लिए भी कि क्या मायने रह सकते हैं दालों के लिए 2026 में, और म्यांमार, इंडिया और जिस तरह के एक्सपोर्ट नंबर्स हमने आते हुए देखे हैं, प्रोडक्शन कंजम्पशन गैप्स वो किस तरह से प्ले आउट करेंगे, उस पर भी चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपके समय का। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। CNBC आवाज and India Bonds presents Bond Street। नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है और अब आपको ले चलते हैं उस खास खबर की तरफ जिसका बाजार को काफी इत्मीनान से तैयार यहाँ पर वेट है। माना यह जा रहा है कि अगले हफ्ते ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीमेंट जो इंडेक्स है वहां पर भारत के बॉन्ड शामिल हो सकते हैं। वेल, आपको याद दिला दें कि 14 जनवरी को ये मीटिंग है और ऑलमोस्ट ये फाइनल हो चुका है कि ये अनाउंसमेंट हम यहाँ पर आता हुआ देख पाएंगे, और इसी का इंतजार काफी समय से इंडिया बॉन्ड मार्केट्स को है भी। वेल, फुल्ली एक्सेसिबल रूट वाले सरकारी बॉन्ड्स को यहाँ पर एंट्री मिल सकती है। आपको याद दिला दें कि भारत के FAR जो बॉन्ड्स हैं वो पहले से ही ब्लूमबर्ग EM लोकल करेंसी इंडेक्स में शामिल हैं। निवेशी जो विदेशी निवेशक हैं उन्हें पॉजिटिव रिस्पांस यहां पर मिलता हुआ नजर आया है, क्योंकि अगर हम एंट्रीज की बात करें या ऑपरेशनल चीज़ों की यहां पर बात करें तो वो दोनों ही यहां पर आसान मानी जाती हैं। साथ ही साथ फीडबैक में ये भी सुनने को मिला है कि अगर इंडिया को इसके पीयर्स यानी कि चाइना जैसे कंट्रीज से कंपेयर किया जाए तो भारत के यील्ड्स यहां पर बेहतर हैं। मौजूदा रुपए की जो हालत है उससे भी निवेशकों को यहाँ पर फायदेमंद मिल सकता है, और इंडेक्स में अगर 1% वेटेज का यहाँ पर मतलब निकलेगा करीबन $25 बिलियन का निवेश, तो ये पैसा आने वाले 10 से 12 महीने में धीरे धीरे भारत में आ सकता है। FPIs के लिहाज से इंडिया काफी ल्यूक्रेटिव मार्केट फिलहाल है, और आपको याद दिला दे कि 2-2.5 साल पहले JP मॉर्गन EM बॉन्ड इंडेक्स में भी यहाँ पर भारत शामिल हो चुका है, तो ये एक और स्टेप अहेड होगा। काफी पॉजिटिव फीडबैक यहाँ से मिलता हुआ नजर आया है, और 14 जनवरी को जो ये मीटिंग है वहां पे बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये अनाउंसमेंट भी हम यहां पर बनता हुआ देखेंगे। तो क्लियरली एक बहुत पॉजिटिव चीज जिसका इंडिया को फिलहाल इंतजार है। CNBC आवाज and India Bonds presents Bond Street।
और जाते जाते आपको चांदी एक बार फिर यहां पर दिखा देते हैं, क्योंकि चांदी में लगातार गिरावट देखने को मिली है। अगर अपने ऑल टाइम हाई से चांदी की बात करें, जो कि हमने 2026 में बनते हुए देखे हैं, चांदी 84 से गिरकर सीधा 75 तक आ चुकी है। आगे चांदी में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, ऐसा माना जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि 9 से 15 जनवरी के बीच में ब्लूमबर्ग इंडेक्स की रीबैलेंसिंग होगी। ये जो कमोडिटीज ज्यादा चल चुकी हैं, ओवर परफॉर्म कर चुकी हैं, उनका वेटेड एडजस्टमेंट होगा, यानी कि किसी भी कमोडिटी का वेटेज 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। सोने का एज ऑफ नाउ 20% है, चांदी 14.5-15% पे है, तो सोने को घटा के 15 किया जाएगा और चांदी को घटा के 9% किया जाएगा। इस करने के चक्कर में हम देखेंगे कि चांदी के प्राइसेस यहां पर गिर सकते हैं। सिर्फ चांदी नहीं, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, इन सभी में यहां पर गिरावट संभव है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो सभी बैंक्स का मानना है कि यहां पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल पाएगी। सिटी के मुताबिक गोल्ड फ्यूचर्स में $6.8 बिलियन का आउटफ्लो संभव है। सोसाइटी जनरल का कहना है कि गोल्ड में $5 बिलियन और चांदी में $5 बिलियन का सेल ऑफ यानी कि आउटफ्लो संभव है। साथ ही साथ यहां पर काफी सारे जो दूसरे बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस हैं, उनका भी यही मानना है। सैक्सो बैंक का कहना है कि इन डिप्स पे खरीदारी के मौके आप यहां पर बना सकते हैं, लेकिन यही हाल काफी हद तक टीडी सिक्योरिटीज, डॉयशे बैंक, गोल्डमैन सैक्स का है कि जो आने वाले कुछ दिन है 9 जनवरी से 15 जनवरी, इसके बीच में $5 से $8 बिलियन का आउटफ्लो हम सोने चांदी में से देख पाएंगे, जिसका इंपैक्ट आने वाले समय में आप प्राइसेस में बनता हुआ देखेंगे, जो कि ऑलरेडी यहां पर फैक्टर इन होना शुरू हो चुका है। well, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौटेंगे और लेकर आएंगे इक्विटी मार्केट्स पर पूरा फोकस।